दोस्तों आपने एक्सचेंज रेट का नाम तो सुना होगा कि इतनी रुपीज में इतनी यूएस डॉलर या इतने यूरो में इतनी यूएस डॉलर परचेज किए जा सकते हैं, सेल किए जा सकते हैं। तो दोस्तों क्या होती है एक एक्सचेंज रेट? दोस्तों किसी भी देश की करेंसी के मुकाबले किसी दूसरी करेंसी का रेट तय करना, भाव तय करना, यही एक्सचेंज रेट कहलाता है। आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो एक यूएस डॉलर परचेज करने के लिए हमें लगभग 90 रुपए पे करने पड़े। तो ये दोनों के बीच की एक्सचेंज रेट है। तो इसे ही हम एक्सचेंज रेट के नाम से जानते हैं। दोस्तों क्या आपने कभी विचार किया है कि कौन यह एक्सचेंज रेट तय करता है और किस प्रकार से यह चेंज होती है? दोस्तों सदियों पहले हम बात करें तो दुनिया में ऑफिशियली कोई एक्सचेंज रेट नहीं थी। कोई भी कंट्रीज अपने गोल्ड और सिल्वर के बेस पे अपनी अपनी करेंसीज का प्राइस तय करते थे और उसी के बेस पे इंटरनेशनल लेन देन करते थे। यानी डॉलर, पाउंड, रुपीज सभी की वैल्यू सोने चांदी इनके आधार पर तय होती थी। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि वर्तमान में जो करेंसी का एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो किस प्रकार से काम करता है और किस तरीके से इनकी रेट्स चेंज होती है। दोस्तों करेंसी एक्सचेंज रेट के लिए मेजर रूप से 3 मेथड है, जिसमें फर्स्ट होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है, दो देशों की गवर्नमेंट अपनी अपनी करेंसीज का एक एक्सचेंज रेट एक फिक्स करती हैं। जैसे अगर मान लो यूएस गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट दोनों ने फिक्स किया है कि एक यूएस डॉलर इज इक्वल टू 75 रुपीज पे करना होगा, तो ये मेथड है, तो ये कहलाता है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम मेथड। सेकंड हम बात करते हैं फ्लोटिंग या वेरिएबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें जो एक्सचेंज रेट है दो देशों के बीच में वो टोटली मार्केट की डिमांड और सप्लाई इसके बेस पे डिसाइड होती है। आज दोस्तों मेजरली वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो यही कॉन्सेप्ट सभी देशों ने अपना रखा है, जो डिमांड और सप्लाई पे रेट्स चलती हैं और ये प्रत्येक मिनट चेंज होती रहती हैं। और थर्ड सिस्टम होता है मैनेज्ड फ्लोट्स। दोस्तों मैनेज्ड फ्लोट्स में क्या होता है कि दो गवर्नमेंट अपना एक एक्सचेंज रेट, जो दोनों करेंसीज हैं दोनों देशों की, उनकी एक एक्सचेंज रेट फिक्स करती हैं और साथ में गवर्नमेंट का इंटरफेयर भी होता है एक्सचेंज रेट डिसाइड करने के लिए। तो ये मैनेज फ्लोट्स के नाम से जाना जाता है। इसे भी आज के समय में कुछ देशों ने अपना रखा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिन मेंटर और आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार से एक्सचेंज रेट डिसाइड होती है। दोस्तों जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट कब से लागू हुआ, किस प्रकार से यह प्रचलन में आया। दोस्तों हम बात करें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जहां सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं बिखर गई थी, जो देश टेक्नोलॉजी में अग्रणी थे वो देश भी इसमें पिछड़ चुके थे। तो उस समय एक एग्रीमेंट हुआ जिसका नाम था ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट। यह एग्रीमेंट 1944 में हुआ और यूएसए में इस एग्रीमेंट को साइन किया गया, जिसमें लगभग 44 देशों ने हिस्सा लिया था। दोस्तों इस एग्रीमेंट में यूएस डॉलर को एक बेस करेंसी बनाया गया था, अर्थात यूएस डॉलर को गोल्ड के साथ बैक्ड किया गया था और अदर करेंसीज को यूएस डॉलर के साथ बैक्ड किया गया था। बैक्ड का तात्पर्य है कि गोल्ड के प्राइस को यूएस डॉलर के साथ फिक्स कर दिया गया था। अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो यूएस डॉलर का प्राइस भी बढ़ेगा और गोल्ड का प्राइस गिरता है तो यूएस डॉलर का प्राइस भी गिरेगा। दोस्तों इसका मतलब था कि यूएस डॉलर प्रिंटिंग के लिए उतना गोल्ड रिजर्व्स में यूएस गवर्नमेंट को रिजर्व्स में रखना होता था और अदर कंट्रीज को अपनी करेंसी प्रिंट करने के लिए उतने यूएस डॉलर्स अपने रिजर्व्स में सेव रखने होते थे और उसके लिए उनको यूएस डॉलर परचेज करने होते थे। तो इस प्रकार से एग्रीमेंट फिक्स किया गया था। और दोस्तों इसी एग्रीमेंट के साथ दो संस्थाएं भी बनाई गई, जिसमें आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इनका गठन किया गया था। इनका कार्य था वो इस नए सिस्टम को सुपरविजन करना, उसको उसकी देखरेख करना, यह काम दिया गया था जो आज भी प्रचलन में है ये दोनों संस्थाएं। जबकि ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट का जो समापन है उसको 1971 में बंद कर दिया गया था, लेकिन ये दोनों संस्थाएं आज भी कार्यरत हैं जो वर्ल्ड वाइड करेंसी एक्सचेंज रेट्स को मॉनिटर करती हैं। दोस्तों 1971 में जब ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट को बंद किया गया, समाप्त किया गया, तो उसके कुछ मुख्य कारण थे। क्योंकि यूएस डॉलर की डिमांड इतनी बढ़ चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रिंट हो चुकी थी और यूएस गवर्नमेंट के पास इतना गोल्ड नहीं था कि वो
इतनी यूएस डॉलर प्रिंट के लिए इतना रिजर्व सेव कर सके, इतना गोल्ड रिजर्व में रख सके। दोस्तों इसके बाद दुनिया में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का सिस्टम ही लागू है मेजरली देशों में। आज भी कुछ देश है जहां पे फिक्स एक्सचेंज रेट का सिस्टम लागू है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आज का सिस्टम क्या है, आज करेंसी की एक्सचेंज रेट किस प्रकार से डिसाइड होती है। दोस्तों आज करेंसी की एक्सचेंज रेट जो है मार्केट की डिमांड और सप्लाई इस नियम पर चलती है, इसी के अकॉर्डिंग वो चेंज होती है। इसमें कुछ मुख्य और भी कारण होते हैं जो आज एक्सचेंज रेट को इफेक्ट करते हैं, जिसमें हो सकता है कि कंट्री की इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सेंट्रल बैंक का रोल। दोस्तों इन सभी पर डिपेंड करती है आज किसी भी देश की एक एक्सचेंज रेट। तो हम डिटेल में जानते हैं कि किस प्रकार से ये पॉइंट्स किसी देश की एक्सचेंज रेट को इफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है डिमांड और सप्लाई। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर किसी करेंसी की डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो वो करेंसी स्ट्रोंग हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, अगर पूरी दुनिया अमेरिका से सामान खरीद रही है तो उन्हें यूएस डॉलर चाहिए, क्योंकि पेमेंट उसे यूएस डॉलर में करना है, तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और डॉलर स्ट्रोंग हो जाएगा। अगर अगर डिमांड कम हो जाए तो यूएस डॉलर भी वीक हो जाएगी, उसकी करेंसी भी वीक हो जाएगी। तो दोस्तों डिमांड और सप्लाई का जो फैक्टर है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में। दोस्तों सेकंड इसमें आता है कंट्री की इकोनॉमी। दोस्तों स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग करेंसी, वीक इकोनॉमी और वीक करेंसी, ये कॉन्सेप्ट चलता है इसमें। अगर किसी कंट्री में फैक्ट्री चल रही है, लोगों को जॉब मिल रही है, ग्रोथ अच्छी है, तो इन्वेस्टर उस कंट्री में पैसा लगाते हैं और उसकी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। दोस्तों थर्ड इसमें हम बात करते हैं कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई। जहाँ महंगाई ज़्यादा होती है वहाँ करेंसी वीक हो जाती है। इसे एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। अगर आज आप 100 रुपये में 1 केजी चावल लेते हो और कल 100 रुपये में सिर्फ आधा किलो मिले, तो मतलब आपके पैसे की वैल्यू गिर गई है। इससे करेंसी वीक हो जाती है। फोर्थ इसमें आता है कि इंटरेस्ट रेट। दोस्तों जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है वहाँ फॉरेन इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा रिटर्न मिलता है। इससे उस कंट्री की जो करेंसी है उसकी डिमांड बढ़ती है, करेंसी स्ट्रोंग हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट इसमें आता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। दोस्तों अगर कोई कंट्री ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और कम इंपोर्ट करता है तो वो फॉरेन करेंसी कमाता है और उसकी करेंसी स्ट्रोंग होती है, क्योंकि उसकी करेंसी की डिमांड बढ़ती है। क्योंकि एक्सपोर्ट अगर माल होगा ज़्यादा से ज़्यादा तो जो कंट्रीज इंपोर्ट कर रहे हैं उन्हें पेमेंट के लिए उस देश की करेंसी की नीड होगी, तो वो करेंसी परचेज करेंगे, उससे डिमांड बढ़ेगी। तो इससे होगा क्या कि इससे जो कंट्री एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है उसकी करेंसी स्ट्रोंग होगी मुकाबले अदर कंट्रीज के। लेकिन अगर इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम तो करेंसी वीक होती है। और नेक्स्ट इसमें आता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। दोस्तों जिस कंट्री में अमन हो, चैन हो, स्टेबल गवर्नमेंट हो, क्लियर पॉलिसीज हो, वहाँ इन्वेस्टर का ट्रस्ट होता है और करेंसी स्ट्रोंग होती है। और जिस कंट्री में वार, रियोट्स, पॉलिटिकल चाओस ये सभी होते हैं तो लोग अपना पैसा निकाल देते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं होती, बिजनेस रन कर पाएगा। एक गवर्नमेंट किसी प्रकार की पॉलिसी बनाती है, दूसरी गवर्नमेंट आकर के उस पॉलिसी को अवॉइड करती है या उसके खिलाफ रहती है। तो इस प्रकार के अनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ये भी आपकी करेंसी को इम्पैक्ट करते हैं। नेक्स्ट इसमें होता है सेंट्रल बैंक का रोल। दोस्तों हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसे इंडिया में आरबीआई, पाकिस्तान में स्टेट बैंक और यूएसए में फेडरल बैंक। ये बैंक्स कभी कभी मार्केट में डॉलर या अपनी करेंसी खरीद और बेचकर रेट को कंट्रोल करते हैं, जो कि मैनेज फ्लोट सिस्टम में देखा गया है। इसमें करेंसी की जो एक्सचेंज रेट है उसमें ये इंटरफेयर भी करते हैं। तो दोस्तों सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि करेंसी का एक्सचेंज रेट मार्केट डिसाइड करता है, गवर्नमेंट नहीं। और मार्केट देखता है डिमांड कितनी है, इकोनॉमी कैसी है, इन्फ्लेशन कितनी है, इंटरेस्ट रेट क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस, पॉलिटिकल हालात क्या है, ये सभी डिसाइड करते हैं एक करेंसी का एक्सचेंज रेट। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव फाइनेंशियल वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।